हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय राकेश टेबले सर। आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 त्रिकोणमितीय फलन पर, है ना। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका या त्रिकोणमितीय फलन के एक्सरसाइज 3.4 के इंट्रोडक्शन की। हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं 3.4 में, उसको आज समझ लेते हैं इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आप अच्छे समझ लीजिएगा। अगर इंट्रोडक्शन समझ में आता है तो आपको, मेरा मानना है कि इंट्रोडक्शन अगर समझ में आ गया ना तो कोई भी, है ना, प्रश्नावली बनाने से नहीं रोक सकता। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही बात कहूंगा कि जो भी बच्चे चैनल पर नए जुड़ रहे होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को इनेबल कर लीजिएगा, जिससे आपको और आने वाली वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए यहाँ पर दिया गया है त्रिकोणमितीय समीकरण। अब त्रिकोणमितीय समीकरण क्या है इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ पर उतना समझाने की जरूरत है नहीं मेरे पास, है ना। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैं सीधे आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, अब एग्जाम्पल्स को समझाता हूँ, फिर इनके व्यापक हल पर चलेंगे। किस प्रकार से इसके व्यापक हल निकालते हैं, ये तो मुख्य मान निकालने वाले क्वेश्चन है। डरिएगा नहीं, मुख्य मान बहुत ईजी होता है, मुख्य मान निकालना कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी तरीके से बन जाएंगे। अभी कहता है समीकरण sin x इज इक्वल टू √3/2 का मुख्य हल ज्ञात कीजिए। इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है आपके सामने यहाँ पर, ये तो इंट्रोडक्शन ही है, यहाँ पर सॉल्यूशन भी है तो आप इसको देख सकते हैं, बट मैं इसको और आगे हल कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए दिया क्या है, मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, यहाँ तो ऐसा लिखा हुआ है, समझिएगा। मैंने कहा जी इसके हल में आप देखेंगे तो देखिएगा दिया है बेटा यहाँ पर sin x इज इक्वल टू √3/2। ठीक है जी। अब देखिए sin x इज इक्वल टू √3/2 है, तो अब मैं एक बात कह सकता हूं, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं sin x इज इक्वल टू √ यानी कि सॉरी, इस बात को मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखिएगा अच्छे से, हम इस बात को लिख सकते हैं कि ये है किसकी वैल्यू। तो ये देखेंगे आप, ये है साइन, एक बात तो देख सकते हैं कि ये π/3 की वैल्यू है, मतलब sin 60 की वैल्यू होती है। ठीक है, या आप इसको कह सकते हो, कि ये साइन, अब π/3 की वैल्यू तो है ही है, लेकिन ये 2π/3 की भी वैल्यू होती है। हाँ या ना, गलत तो नहीं कह रहा हूं बच्चों, होती है ना। अब मैं कहा कि अगर ये साइन से साइन को हटा रहा हूं, देखो साइन से साइन हटता है, काट मत देना, साइन से साइन ऐसा कट जाता है सर, नहीं काटना नहीं, हटा रहा हूं। तो x इज इक्वल टू आप देखोगे तो π/3 मिला। उसी प्रकार से अगर इसको नहीं ले रहा हूं, इसको ले रहा हूं, तो साइन से साइन हट गया, तो x इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया, 2π/3 मिल गया। ठीक है, मतलब x के दो मुख्य मान निकले, x के दो मुख्य मान निकले। क्या क्या मुख्य मान निकले, π/3 और 2π/3। इसको बनाने का दूसरा तरीका, ये पहला तरीका था, दूसरा तरीका देखो, sin x इज इक्वल टू √3/2 दिया है, तो क्या इसको आप ऐसा लिख सकते हो, x इज इक्वल टू साइन, अब इनवर्स नहीं बताऊंगा, इनवर्स अभी पढ़ा नहीं हो तो फिर मत बनाओ, ये 12th का है ना, सॉरी याद नहीं रहा, इनवर्स नहीं पढ़ा है। तो ठीक है, ये पहला तरीका समझ में आया बनाने का, और बुक में दूसरा तरीका दिया है ये आपके पास, तो बुक का भी तरीका आप देख सकते हैं, बुक के तरीके से भी हल कर सकते हैं, पर मुझे ये तरीका उतना मतलब अच्छा नहीं लगता। मैं तो बच्चों को यही बताता हूँ, चाहे अपनी कोचिंग में हो चाहे स्कूल में हो, तो ये तरीका मुझे अच्छा लगता है, तो ये इसका मुख्य मान निकल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 एग्जाम्पल है ये, है ना। तो क्या कहता है, समीकरण 10x, है ना, समीकरण 10x इज इक्वल टू -1/√3 मुख का मुख्य मान है। अगर आप इसको देखेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आगे दिया गया भी है हमारे पास, देख लीजिए, है ना। कौन सा ले रहे हैं हम, 19वां। 10x इज इक्वल टू माइनस, देखो क्या दिया गया है कि 10x इज इक्वल टू -1/√3। ठीक है जी। अब अगर मैं माइनस की बात करता हूं तो आपको पता है, आप अगर चतुर्थांश देखेंगे तो ये कौन कौन से चतुर्थांश में नेगेटिव होता है, या तो दूसरे में या तो चतुर्थ में। ठीक है जी, तो अब ध्यान से देखिएगा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि ये 10x, या तो ये किसकी वैल्यू होगी, नेगेटिव वैल्यू है, मैं नेगेटिव भी लेके चल रहा हूं, आप डरना नहीं यार, मैं आपको तरीका बता रहा हूं बनाने का, बस ये पुस्तक की लैंग्वेज मत देखो, ये लैंग्वेज देख लो, मैं बता रहा हूं। नेगेटिव यहां पर है,
अब ये 45 का मान होता था, 1/√3 45 का मान होता था। तो यहाँ पर आएंगे तो ये 90 हो गया, 120 हो गया, 120 के 135, मतलब ये किसकी वैल्यू हो जाएगी एक बार बताओ, ये 3π/6, मतलब कि मैं इसको 3π/6 ऐसा न बोलते हुए मैं इसको ऐसा कह सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, इसको पहले ऐसा लिख दूं तब समझ में आएगा। ये होगा 10 और ये हो जाएगा आपका 5π/6 की वैल्यू होती है, या ये 10 किसकी वैल्यू हो जाती है, 11π/6 की वैल्यू होती है। तो 10 से 10 हटाऊंगा तो x की वैल्यू या तो 5π/6 होगी या तो 11π/6 होगी। बात समझ में आया? तो ये दो इसके आंसर होंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अब हम त्रिकोणमितीय सहसंबंधिका का व्यापक हल ज्ञात करेंगे। ये तो मुख्य मान निकालना सीख चुके हैं आप, मुख्य मान निकालना सीख चुके, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अब व्यापक हल निकालना सीखते हैं। तो हम व्यापक हल कैसे निकालेंगे उसके लिए यहाँ पर प्रमेय भी दिया गया है, प्रमेय नंबर 1। अब प्रमेय 1 क्या है, तो देखो थोड़ा सा यहाँ पर और समझ लीजिए। प्रमेय 1 से पहले, अगर sin x इज इक्वल टू 0 है, यदि sin x इज इक्वल टू 0 की कंडीशन आती है तो x इज इक्वल टू n पाई होता है, याद रख लेना, ये व्यापक हल है। और यदि cos x इज इक्वल टू 0 आता है तो x की वैल्यू 2n+1 इंटू π/2 होता है, जहां n किसको बिलोंग करते हैं, इंटेजर्स को बिलोंग करते हैं। ठीक है बच्चों, सेम इसी प्रकार से आप प्रमेय नंबर 1 पर बढ़ेंगे तो प्रमेय नंबर 1 कहता है कि इतना सारी बातों को छोड़ो, मैं इतना सारा नहीं बताऊंगा, सिंपल यहां समझ लीजिए, ये इस बात को समझो, इस बात को, ठीक, कि अगर sin x इज इक्वल टू sin y है, तो अब अगर आप इसका व्यापक हल देखते हैं तो व्यापक हल होगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 दी होल रेज टू दी पावर n इंटू वाई, जहां पर n किसको बिलोंग कर रहा है, z को। देखो फार्मूला दिया है, ठीक है, फार्मूला याद कर रखना अपने पास, अभी आगे प्रश्नावली में काम देंगे। ठीक है, उसी प्रकार से प्रमेय 2 देखेंगे आप, तो इसमें देखिए यदि cos x इज इक्वल टू cos y है तो x की वैल्यू 2n पाई प्लस आर माइनस y होती है, और जहां पर n क्या है, इंटेजर्स होते हैं। ठीक है जी, ये बात समझना है आपको। और आगे बढ़ते हैं, तो प्रमेय नंबर यहां पर 3 दिया है आपके पास। इस प्रमेय नंबर 3 में देखिए कि यदि tan x इज इक्वल टू tan y है, यदि tan x इज इक्वल टू कितना है, tan y है, तब क्या होगा कि जो x की वैल्यू होगी वो n पाई प्लस y होगी, जहां पर n इज बिलोंग टू z होगा। ठीक है जी, ठीक, इतनी बात याद रखिए, क्योंकि अभी मैं आगे इसको बनाने वाला हूं, कैसे बनेंगे। ठीक है, ये प्रश्नावली में काम आने वाला है। क्लियर है बच्चों? अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 20 दिया है, वैसे तो इसका व्यापक हल ज्ञात करने बोला है, देख लीजिएगा, व्यापक हल ज्ञात करने बोला, देखो, या इनको अब देखो कैसे हल करेंगे इन समीकरणों को। तो देखिए हम यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 20, यानी एग्जाम्पल नंबर 20 है, वो है बेटा sin x, यानी कि sin x इज इक्वल टू -√3/2। ठीक है जी, फिर से वही चतुर्थांश में आ जाओ। साइन कौन कौन से चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ में नेगेटिव होता है, बाकी यहाँ और यहाँ तो पॉजिटिव होता है ना। ठीक है, तो बढ़ जाऊं तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन, सबसे पहले इसका मुख्य मान निकाल दूं, मुख्य शाखा मान निकाल दे, तो मुख्य शाखा मान क्या निकलेगा, साइन। ये किसकी वैल्यू होगी, तो बेटा ये होगी साइन, या तो ये होगी 4π/3 की, किसकी वैल्यू होगी, 4π/3। एक बात समझो, ये किसकी वैल्यू होती थी, 60 की होती थी, तो यहाँ पर 120 की वैल्यू होती है, यहाँ निगेटिव में आएंगे, 120 का था, यहाँ जाओ आप सीधे सीधे, ये 270 होता है, 270 में से 30 को घटा दो, मतलब 240 की वैल्यू होगी। अब यहाँ पर 240 की होगी तो यहाँ पर होगी 300 की। बात तो समझ में आ गई अपने, हाँ सर ऐसा हो सकता है। तो ध्यान से देखो कि अगर मैं इसकी बात करूं तो या तो 240 की होगी या 300 की होगी। अब 240 को मैं किसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ, पाई में, तो ये बटे कितना होगा, 180, और यहाँ पर गुना पाई, 0 से 0 कट गया है ना, 6 तिया 18 और 6 चौके 24। दूसरा अगर चतुर्थांश में आता हूं तो गुना π/180, 0 से 0 कट गया। ठीक है, देखो 6 तिया 18 और 6 पंचे 30, तो 5π/3 भी होता है, 4π/3 भी होता है, 5π/3 होता है।
तो मैं एक ही कंडीशन में लेके चले जाऊं। तो यहाँ पर देखिए, अब हमने पढ़ा था क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास साइन x इज इक्वल टू साइन y होता है, साइन x इज इक्वल टू साइन y होता है, तो x की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, n पाई प्लस आर माइनस वन दी होल रेज टू दी पावर n इंटू वाई होता है। ठीक है, तो अब क्या करोगे, ये क्या है, ये तो हमारे पास मुख्य मान तो हो गया 4π/3 हो गया, लेकिन अगर मैं व्यापक हल निकालना चाहूंगा तो x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन दी होल रेज टू दी पावर n, और ये y की वैल्यू क्या है, यहाँ पर y के प्लेस में क्या है, तो 4π/3 है। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन दी होल रेज टू दी पावर n, और जाएगा 5π/3, क्योंकि मैंने निकाल के बताया आपको। ठीक है, तो ये होगा या तो ये भी हो सकता है। क्लियर है जी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये 21। अब देखो क्या है कि cos x इज इक्वल टू 1/2 गिवन है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ता हूं मैं। अगर ये टर्म हमारे पास है तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं cos x। अब ध्यान से देखो 1/2 है ना, क्या होगा कि 1/2। अब 1/2 किसकी वैल्यू होगी, तो 30 मतलब 60 की वैल्यू है, तो cos 60 मतलब π/3। अब मुझे मुख्य मान निकालना है, तो मुख्य मान तो ये हो गया, व्यापक हल निकालना है तो व्यापक हल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस आर माइनस, और y होता है यहाँ पर, तो y की वैल्यू क्या है, π/3 है, इसलिए आप याद कर लीजिएगा। उसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 22 को, तो 22 में दिया है बेटा 10 2x इज इक्वल टू माइनस कॉट इंटू एक्स प्लस π/3। ठीक है जी, ये सर समझ में आया। चलो आगे बढ़े, इसको बनाएं। तो होगा 10 2π को जैसा 2x को जैसा का वैसा रख दे, क्योंकि ये 10 और 10 में नहीं है, कॉट को 10 में चेंज कर देंगे। तो क्या मैं इस पद को ऐसा लिख सकता हूं, 10 बुक में भी दिया है 10π/2 प्लस x प्लस π/3। अब ये क्यों दिया है समझो, क्योंकि आपने पढ़ा है बेटा कि 10π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। हाँ या ना, अरे हाँ या ना, अरे π/2 द्वितीय चतुर्थांश में नेगेटिव होता है कि नहीं, इसीलिए तो मैंने क्या किया, थीटा की वैल्यू आप देखेंगे तो x प्लस π/3 था, थीटा की जगह था, ये थीटा की जगह टोटल था तो नेगेटिव था, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, लिख दिया जी। ठीक है, 10 से 10 को हटाऊं, अगर मैं सिंपल सी बात कहूं आपसे, तो x की जगह क्या है, यहाँ पर 10 से 10 हटाए तो 2x मिला x, और यहाँ पर y की जगह ये टर्म है, तो मैं इसको लिखूंगा क्या था, n पाई होता है ना, n पाई इंटू, ठीक है, n पाई देख लेते हैं, फार्मूले में चले जाते हैं, ये है फार्मूला हमारे पास। ठीक है, n पाई प्लस y, ठीक, क्या हो जाएगा, n पाई प्लस y की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये बड़ी सी है, कितना है, π/2। अगर इसको पूरा सॉल्व करते हैं आप तो कितना होगा, तो देखो इसको हल करोगे तो मैं लिख देता हूं इसको, देखो 3 2 6 है ना, अपॉन में 6 आ जाएगा, और ये कितना होगा 2 है ना, 2 5π/6, और ये क्या होगा x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5π/6 और ये प्लस x रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर मैंने कहा इस बात को कि क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि अगर मैंने बोला 2x है, x को इधर ले जा लूं तो हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये होगा आपका n पाई, अरे यार ठीक, क्या होगा ये n पाई प्लस 5π/6, x तो इधर चला गया ना निगेटिव, तो 2x माइनस x, तो ये x हो जाएगा, इसका राइट आंसर ये होगा। सेम इसी प्रकार से 23 क्वेश्चन दिया गया आपके पास, हल करना है। तो देखिए मैं आपको बताते चलता हूं इसी को सॉल्यूशन में। देखो sin 2x इज इक्वल sin 2x माइनस sin 4x प्लस sin 6x इज इक्वल टू 0। तो देखो इसको थोड़ा चेंज किया है, sin x को पहले लिख दिए, फिर sin प्लस sin 2x माइनस sin 4x इज इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों को हल करते हुए आप, तो इन दोनों को हल करके ये कंडीशन लिखा है।
अब ध्यान से देखो इस कंडीशन के बाद क्या कंडीशन आनी चाहिए थी, ठीक है। तो देखो ध्यान से क्या फार्मूला होता है बेटा कि साइन सी, है ना, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू क्या टर्म होती है, तो 2, है ना, क्या होता है 2 साइन, ये तो पढ़े थे हमने कि 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, और ये होता है कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, ये टर्म होता है, ठीक है जी। चलो तब देखो c के जगह क्या है 6x है, d के जगह क्या है 2x है, चलो ठीक बनाएंगे सर। तो क्या 2 साइन हो जाएगा 6, देखो 6x प्लस 2x, ये हो जाएगा 6x प्लस 2x अपॉन में 2, फिर हो जाएगा cos 6x माइनस 2x अपॉन में 2, दिस इक्वल टू 2 साइन, देखो 6 और 2 8, 8/2 मतलब 4x, cos 6 में से 2 गया तो 4, 4/2 मतलब 2x, ये कंडीशन देखो लिखी हुई है, माइनस साइन 4x, दोनों में से साइन 4x को कॉमन किए तो यहाँ बच गया 2 cos 2x माइनस 1। अब ध्यान से देखिएगा कि अब यहाँ पर एक गुणनखंड ये, दूसरा गुणनखंड ये, तो मैंने कहा कि साइन 4x इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा कि cos 2x, देखो 2 cos, ये हो जाएगा 2 cos 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब cos 2x इज इक्वल टू प्लस 1 अपॉन 2, ये बात होगी, ये लिखा हुआ है। अब देखो इसको हल करें तो जैसा का वैसा रख दिए हैं, और ये क्या बात कहा कि cos 2x इज इक्वल टू, अब इसकी अगर बात करें तो किसकी वैल्यू होती है cos π/3 की होती है, ठीक है जी। अब देखो मैंने बताया था साइन x, है ना, यदि साइन x इज इक्वल टू 0 है तो आपके पास x इज इक्वल टू क्या होता है n होता है, तो मतलब x की जगह तो यहाँ पर 4 है ना, तो 4x इज इक्वल टू n, और 4 का ट्रांसफर करेंगे तो ये टर्म आ गई। वैसे इसको हल करेंगे तो देखो cos x इज इक्वल टू cos y वाली कंडीशन आ गई, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2n प्लस r माइनस π/3, 2 का ट्रांसफर कर दीजिएगा तो जाएगा x इज इक्वल टू, ये 2 का ट्रांसफर आएगा तो ये 2 से, ये अपान में भी 2 आएगा, 2 से 2 कैंसल, ये 2 अपान में आएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर इसका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपके पास, हल कीजिए 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 साइन x इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे, तो यहां पर सबसे पहले हल कैसा किया गया है समझिएगा। अभी देखो इस कंडीशन को ऐसा कैसे कैसे लिख दिया, तो आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो कॉस की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रखेंगे, ठीक है, ये जैसा का वैसा, 2 का अंदर मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा, देखो ये 2 1 जा 2, देखो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो 2 को बाद में लिखे, ये 3 साइन एक्स, देखो अब ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं कि अब इस बात को उसने ऐसा लिखा है, क्या लिखा है देखो यहाँ पर कि देखो इसको लिख दिया है कि -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, आगे पीछे करके लिख दिए। मैंने बोला ऋण चिन्ह का गुना कर दो तो ये धन में हो जाएगा, ये ऋण में हो जाएगा और ये भी ऋण में हो जाएगा, सो ऐसा लिखा है यहाँ पर, देख लीजिए। अब देखिएगा इस बात को उसने कैसा लिखा, अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस टोटल को एक्स, ये देखो इसको मैं टोटल को वेरिएबल मान लूं, साइन को एक्स मान लूं, साइन को मैंने माना, साइन एक्स को मैंने मान लिया कि ये टी है, क्या है टी है, तो ध्यान से देखो ये कुछ ऐसा बनेगा, साइन यानी कि 2, है ना, इसको ऐसा लिखेंगे 2t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, हाँ साइन की जगह टी मान लिए। अब इसको लिखेंगे बेटा, अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा, पहले और अंतिम पद का गुना करे तो 4 आ गया, बीच वाले पद को ऐसा तोड़ना है ना, तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, तो मैं बोला कि 4 एकम 4, ये 4t प्लस टी कर दूं और ये -2 इज इक्वल टू 0, द्विघात समीकरण था, दोनों में से 2t कॉमन बच गया, यहाँ पर कितना t और यहाँ पर -2 बच गया, प्लस यहाँ पर 1 कॉमन तो ये बच गया t -2 इज इक्वल टू 0, तो t -2 देखो ये हो जाएगा, दोनों में से t -2 को कॉमन करूं तो t -2
और ये बच गया हमारे पास 2t + 1 इज इक्वल टू 0। चलो t की वैल्यू रखो तो जाएगा sin x - 2 और ये हो गया 2 sin x + 1 इज इक्वल टू 0। ये दिख गए हमको दोनों चीजें यहाँ पर, यस आगे पीछे लिखी है। तो अब ये गुणांक 1 हो गया, ये गुणांक 1 हो गया, इसके बराबर भी 0, इसके बराबर भी 0 ले लो जी। ले लिए, जब बराबर लिया तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ऐसा लिया होगा 2 sin x + 1 इज इक्वल टू 0 या sin -2 इज इक्वल टू 0। -1 इसको इधर लाएंगे तो -1/2 हो जाएगा ये, और इसको इधर लाएंगे तो ये। अब ध्यान से देखो, ये तो बात असंभव है, ये बात कभी हो ही नहीं सकती, यह असंभव है ना, क्योंकि sin x की वैल्यू कभी भी 2 नहीं होती, तो असंभव हो गया, बात खत्म कर दिए। इसलिए sin x इज इक्वल टू -1/2, और -1/2 कब होती है, तो 7π/6 में होती है। तो इसमें हमने ये व्यापक समीकरण रख लिया और यहाँ पर आंसर ला लिया। ये इस प्रकार से आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूं यहाँ पर भी ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, या क्वेश्चन समझ में आए होंगे कैसे आपको क्वेश्चन बनाने हैं। बहुत ईजी है बेटा, डरना नहीं है ना, डर के आगे जीत है, और फिर जहां नहीं बन रहा है तो वहां तो टेमरे सर बैठे ही हैं आपके साथ, है ना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। बस आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखें, ठीक है, अभी इंट्रोडक्शन को अच्छे से देख ले आप, जिससे सॉल्यूशन बन जाएगा आपका इस एक्सरसाइज का। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।